तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम लोग फाइनली एक और नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं या हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब ये चैप्टर नाम से ही बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सबको भी पता है बात। और सिर्फ यही नहीं, किताब जब क्लास में 10वीं में कोई बच्चे आते हैं तो एक आदत होती है हम सबकी, किताबें यूँ खोल खोल के देखते हैं कि यार इसमें कौन से डायग्राम्स दे रखे हैं, फोटोज़ दे रखे हैं। तो ये वाले जब दो फोटोज़ देखने को मिलते हैं ना तो ऐसे होता है या मतलब अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं बच्चों के फेस पर, और वो इंतज़ार ही कर रहे होते हैं कि कब ये चैप्टर क्लास में शुरू होगा। और कुछ एक तो सोचते हैं कि किताब ऐसे छुपा के बैठ जाएंगे क्योंकि हंसी निकलेगी, क्योंकि हम तो जो प्यार मोहब्बत की जो बात है वो बॉलीवुड से सीख करके आते हैं, तो विज्ञान की क्लास में तो हम क्या ही उसको समझेंगे। खैर, तो यूजुअली ऐसा होता भी है कभी कभार कि क्लास में हम इसको ना थोड़ा सा मन को छुपाते हुए, आंखों को छुपाते हुए समझते हैं तो अच्छे से समझ में नहीं आता। लेकिन इस क्लास में, इस वर्चुअल क्लास में मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको बहुत ही अच्छे से टॉपिक समझ में आने वाला है। और अगर बायोलॉजी आपको पसंद नहीं है तो ये मैं आपसे आज प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको बायोलॉजी से जो है प्यार मोहब्बत हो जाएगी। बॉलीवुड वाली नहीं, असली वाली। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर रहे हैं। जो भी इस सीरीज में वीडियोस हैं उनको ध्यान से देखना, यूट्यूब वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपना कोई भी फीडबैक है तो हम तक ज़रूर पहुंचाना। हमें भी तो पता चले ना कि हम आप लोगों की कितनी हेल्प कर पा रहे हैं। चलो ठीक है, तो सबसे पहले कुछ एक बातें बेसिक सी चैप्टर का आज मैं केवल आपको एक इंट्रोडक्शन ही दूंगा। आपके मन में एक पूरा ढांचा तैयार करूंगा कि क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, और अगर कुछ बेसिक है, 9th क्लास से रिलेटेड है, या अदरवाइज कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके समझना ज़रूरी है आपके लिए, जो कि हमें चैप्टर को और अच्छे से समझने में हेल्प करेगी, केवल वो चीज़ें बताऊंगा। मेन टॉपिक्स कौन से हैं, एग्जाम में क्या पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वो मैं आपको डायरेक्टली क्लियर कर दूंगा कि ये चीज़ आपको एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखनी है और कौन सी चीज़ ध्यान नहीं रखनी, मैं आपको बता दूंगा। डोंट वरी एट ऑल। हम फॉलो करेंगे हमारी जो एनसीईआरटी है उसी के सीक्वेंस को, जैसा कि हम करते हैं, लेकिन एक एक लाइन को समझते हुए चलेंगे। तो देखो, मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ एक 3-4 क्वेश्चंस लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, जीव जनन क्यों करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि चैप्टर का नाम तो है जनन कैसे करते हैं, तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है वो समझना है यहाँ पे अपने को। ठीक है, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन है कि भैया कर ही क्यों रहे हैं जनन, और ये क्वेश्चन पूछना वैलिड क्यों है, ज़रूरी क्यों है, वो समझो आप। किताब में ही पहले पैराग्राफ में हमें समझा रखा है कि जीव जो है, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ना, ये जो जनन का जो प्रोसेस है, ये जीवों के लिए ज़रूरी नहीं है। ये किताब में हमारे साफ साफ लिखा हुआ है। कैसे समझना इस बात को, हमने जब जैव प्रक्रम वाला चैप्टर पढ़ा था, जो छठा चैप्टर है हमारा, उसमें हमने पढ़ा था कि अलग अलग हमारे पास में जैव प्रक्रम है, और वहां पर हमने 7 जैव प्रक्रमों के बारे में देखा था, और एक वो बूढ़ी आंटी की फोटो भी देखी थी, मिसेज नर्ग। तो उसमें हमारे पास में गति या जो सेंसिटिविटी थी, या उसके अलावा पाचन था, पोषण था, ऐसे करके हमने अलग किए थे। अब आप मेरे को एक बात सोच करके देखो, बताओ, सोच करके देखो। जैसे रेस्पिरेशन है, श्वसन है, हमारे शरीर में एक जैव प्रक्रम है। जैसे मान लो हमारे शरीर में पाचन हो रही है, ये भी एक जैव प्रक्रम है। उसी तरह से अगर हमारे शरीर में जो हृदय है वो संवहन कर रहा है पूरे बॉडी में, जो हार्ट है वो ब्लड को पहुंचा रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम से, परिसंचरण तंत्र से, तो ये भी क्या है, एक जैव प्रक्रम है। ये जो 3 जैव प्रक्रम मैंने आपको बताया, श्वसन, परिसंचरण और पाचन या पोषण, इन तीनों में अगर एक भी ना हो ना हमारे पास में, एक भी नहीं हो शरीर में, तो हमारा काम खत्म है। लेकिन आप यही बात यहां सोच करके देखो कि क्या ऐसा जनन के साथ में होता है क्या। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मान लो जनन ना भी हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग बड़े हो गए हो, मैं ये मान करके चलता हूं कि कक्षा 10 में इस क्लास में जो बच्चा आकर के बैठा है ना, हो सकता है कि वो आज भली थोड़ा छोटा है, लेकिन ये क्लासेस, ये चैप्टर खत्म होते ही मैं उस बच्चे को बड़ा बना दूंगा, मैं उसको मैच्योर बना दूंगा। ये मेरी एक जिम्मेदारी मैं लेता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपसे एकदम खुली स्पष्ट बात करूंगा, जो कि शायद और कोई आपके जो सीनियर्स हैं या जो अध्यापक हैं, शायद वो आपको ना डिलीवर कर पाए हों, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ही स्पष्ट मैं कहूं
कि हम जैसे हैं, अगर जैसे मैं हूं, मान लो कि मैं अगर पूरी जिंदगी इस प्रोसेस में भागीदार ना बनूं, मैं जनन की जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा ही ना बनूं, तो क्या मैं जीवित नहीं रहूंगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हो आप इस बात को? तो जनन जो है वो जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए तो कतई जरूरी नहीं है। नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदा तो रहेगा ना व्यक्ति। तो पहली बात तो ये कि जिंदा रहने के लिए तो जरूरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है। और कितनी अधिक ऊर्जा की खपत होती है इस प्रोसेस में, ये मैं आपको रियलाइज जरूर करा दूंगा इस चैप्टर के बीच में कहीं पर, टाइम के साथ में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ज्यादा एनर्जी हमारा जो शरीर है या किसी भी जीव का जो शरीर है वो इस प्रोसेस में झोंक देता है एक नया बच्चा पैदा करने के लिए, जो कि उसके शरीर के खुद के जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये दो प्रश्न ऐसे हैं जो ये मजबूर करते हैं कि पूछने पर कि यार जनन करें क्यों, बाड़ो ना पड़े, चूड़े में बाढ़ दो, ऐसा कहते हैं हमारे राजस्थान में, चूड़ा में बढ़वा देनी, ऐसा मारवाड़ी में कहते हैं कि चूल्हे में जलने दे। तो क्यों करे जीव ऐसा जनन का प्रोसेस जिसमें जरूरत नहीं है और अधिक ऊर्जा भी खर्च हो रही है? तो इसका उत्तर हमें सरल शब्दों में ये मिलता है कि ये जो प्रक्रम है ना, ये किसी भी, यहां से मैं सीधा बीच में से ले रहा हूं, यह किसी भी जाति को निरंतर बनाए रखता है। किसी भी स्पीशीज को, स्पीशीज वर्ड आपने सुना होगा, जाति उसको हिंदी में कहते हैं। वो हमारी जाति पाति, सामाजिक वाली जाति पाति की बात नहीं कर रहे कि ये हिंदू है कि ये मुसलमान है, नहीं, वो छोटी बात है। ठीक है, यहाँ हम जाति का कहने का मतलब क्या है कि जैसे कुत्ते हैं तो उनकी एक जाति है, जैसे इंसानों को हम लोग क्या कहते हैं, होमो सेपियंस कहते हैं, ऐसे ही जो पेड़ पौधे हैं उनको भी अलग अलग जातियों में हमने रख रखा है। या और भी अलग अलग जो किंगडम्स हैं, जीव जगत हैं, उनमें हमने जातियां बना रखी है। तो अलग अलग जो जानवर हैं वो अलग अलग जाति में आते हैं, तो यहाँ उस जाति की बात हो रही है। तो ये जो प्रक्रम है ना जनन का, ये क्या करता है, किसी भी जाति को निरंतर बनाए रखता है। कि हम इंसान लाखों सालों से हैं इस पृथ्वी पे, हाथी, घोड़े, बतख, ऊंट, चींटी, पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, जीवाणु जिनको कहते हैं हम लोग, या उसके अलावा वायरस हो सकते हैं। खैर वायरस की बात नहीं करते, जिंदा है कि मरे हुए अभी वो अपने को कंफ्यूज करेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो ये जो सब हैं, पक्षी तरह तरह के, ब्लू व्हेल या कुछ भी, ये लाखों करोड़ों सालों से पृथ्वी पर है। मानते हो आप इस बात को? तो ये क्यों है? क्योंकि इनकी जाति के बहुत सारे सदस्य हमारे सामने हैं, हमारे सामने मौजूद हैं। इनकी जाति के, जैसे इंसानों के, कितने इंसान हैं पृथ्वी पर? 700 करोड़ से ज्यादा। पता नहीं, इंडिया तो रिकॉर्ड तोड़ ही देगा इस बार। ठीक है, चाइना को पीछे छोड़ ही देंगे अपन। ठीक है, इस चीज में तो फर्स्ट आ ही जाएंगे अपन। खैर ठीक है, कीप दैट असाइड। उसके अलावा कोई भी और जानवर, अगर आप कुत्तों को बहुत सारों को देख पा रहे हो, तो क्योंकि वो जनन करते हैं इतने हजारों लाखों सालों से, तो वो हमें आज इस वातावरण में, पर्यावरण में दिखते हैं। अगर वो जनन नहीं करते तो क्या वो दिखते? नहीं दिखते, कब के गायब हो चुके होते। तो इसलिए बावजूद कि इसके कि वो मेरे लिए जनन जरूरी नहीं है, या आपके लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, किसी एक व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है जनन, लेकिन जो पूरी जाति है उसको बनाए रखने के लिए ये जनन जरूरी है। फिर भले ही ये बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है इस प्रोसेस में, इस प्रक्रम में। क्लियर हुई ये बात? तो ये इस पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारा। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चंस का आंसर मैं पहले आपको दे रहा हूं जो कि डिस्कस हुआ है बुक में। गॉट इट? दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, स्पीशीज क्या है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जाति है क्या? हम लोग क्या करते हैं, सिंपली बोलते हैं अरे जो सेम दिख रहा ना वो एक ही जाति का है, जबकि ऐसा नहीं होता है। गॉट इट? जैसे कि कुत्ते 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 सब एक जाति के हैं, गधे 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 सबको एक जाति में रख रखा है, इंसान 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 एक ही जाति के। साइंस नहीं मानता हमारे वाले जाति में, ये साइंस की जाति है स्पीशीज। तो स्पीशीज हम कब बोलते हैं कि स्पीशीज नई बन गई, या किसी स्पीशीज को हम अलग क्यों बोल रहे हैं? तो हमें अभी तक तो बेसिक आइडिया क्या है कि क्योंकि हमें अलग दिखता है ना, इसलिए हम उसको जाति, स्पीशीज ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो वैज्ञानिक उत्तर है, साइंटिफिक आंसर है, वो इस चैप्टर में और इसके अगले वाले चैप्टर में आपको
मिल जाएगा प्रॉपर। अभी मैं इसका आंसर डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं। और हमें कैसे पता चलता है, अगला क्वेश्चन यही है कि कोई भी जो दो जीव है ना वो समान स्पीशीज के या जाति के हैं कि नहीं है, ये हमें कैसे पता चलता है। तो ये चीज वैज्ञानिक ढंग से क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास में, पाठ का नाम क्वेश्चन कैसे हो सकता है? अरे पाठ का नाम ही खुद अपने आप में क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो वैज्ञानिक ढंग से हम इसको समझेंगे कि जीव जनन कैसे करते हैं, कि जो निषेचन के अलग अलग हमारे पास में मेथड है, या जो कोशिका विभाजन किस तरह से हो रहा है हमारे पास में, और बहुकोशिकीय जीवों में ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें ये चीज़ कैसे हो रही है, या एक कोशिक जीव जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये चीज़ कैसे हो रही है, ये सब अपन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, है ना। एकदम से तो मैं आपको सब कुछ बता भी नहीं सकता हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आगे दूंगा। आप क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन कहीं लिख लेना अपनी कॉपी में पहले, फिर क्वेश्चन थर्ड भी मैं आपको बाद में बता ही दूंगा, वही पढ़ना है हमें। क्वेश्चन फोर्थ इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इट्स नॉट अ क्वेश्चन एक्चुअली, असल में देखो ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है फिर, ये आपका दिमाग खराब करने वाला वर्ड है, ये है अभी बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, पहले इसको मैं पूरा कर लेता हूँ, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर आप बच्चों को बिगाड़ रहे हो। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम इस पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं ना, हमारा पूरा ध्यान इस पे जाता है। ये बहुत अजीब बात है, और जबकि ये उतना ही नॉर्मल है जितना हमारा बात करना। मतलब क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो ना आप यहां बैठे ये क्लास देख रहे होते, ना मैं यहां बैठे ये पढ़ा रहा होता। इस दुनिया का हर एक इंडिविजुअल जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीव है, प्रत्येक व्यक्ति इसी से पैदा हुआ है ना। लेकिन समस्या क्या हुई है हमारे समाज में, इसको पता नहीं क्या बना दिया गया है, हवा बना दिया गया है। एक तो बॉलीवुड की बहुत ज़्यादा कृपा हो रही है बच्चों पर, बुरी वाली कृपा, दूसरा हॉलीवुड की। तो हमारे प्रॉब्लम हमारे साथ ये थोड़ी सी हुई है इस सोसाइटी में कि हम लोग फेसबुक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और बॉलीवुड यूनिवर्सिटी से ज़्यादा सीखते हैं, किताबों से कम सीखते हैं। तो हम असल में ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, और यही मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप भले इस क्लास में हो सकता है कि आपकी उम्र 15 साल हो, 16 साल हो। वैसे मैं उम्मीद इतनी करके चल रहा हूं कि 15 साल आपकी उम्र होगी कम से कम, बट होता है कभी कभी बच्चों को जल्दी स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, मामा जी का स्कूल होता है ना, तो मामा जी सीधा ही पहली क्लास में बिठा देते हैं बच्चे को। तो उस केस में हो सकता है कि आप में से किसी की उम्र 14 वर्ष हो या 15 वर्ष हो, लेकिन फिर भी अब क्योंकि आप इस क्लास में हो, ये चैप्टर तो आपको पढ़ना ही है, तो क्यों ना हम इसको अच्छे से पढ़ें। अच्छे से इन अ सेंस कि हम इन मुद्दों पर हमारे समाज में भविष्य में जब भी मौका मिले हमें समझदारी से बात कर पाएं। तो ठीक है, ये मेरी ज्ञानबाजी जो है, मेरा लेक्चर बहुत हो गया। अब हम ये तो पढ़ेंगे ही फॉर श्योर, टॉपिक शुरू कर लेते हैं, हमारे चैप्टर पे आ जाते हैं। तो चैप्टर को हम सबसे पहले दे रहे हैं जनन की डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है। किताब में क्या किया है कि ना, ये जो शुरू के 2-2.5 पेजेस हैं उसमें थोड़ा हौच पौच कर रखा है। मतलब उन्होंने क्लियर कट किसी की डेफिनेशन नहीं लिखी और कुछ डिमार्केशन नहीं किया साफ साफ कि ये चीज़ इसका भाग है, ये चीज़ इसका भाग है, बस वो बताते जा रहे हैं। अपन डिमार्केशन करते हुए चलेंगे। तो ये एक वार्निंग, बैंड बाजे के पीछे आवाज़ आए तो शादियों का सीजन है, मैं किसी को जाके रोक सकता नहीं हूँ, आप प्लीज़ मेरी आवाज़ पे ध्यान देना। यहाँ जनन की परिभाषा हम देख रहे हैं। सबसे पहले एक जैव प्रक्रम है। देखो ये चीज़ आप लिखना ना थोड़ा सीख लो, क्योंकि लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट है, बहुत बड़ी कला है। तो जनन क्या है? क्या कोई चीज़ है जिसको जाके छू लोगे आप? नहीं, ऑब्वियस सी बात है। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रम है, एक जैव प्रक्रम है। प्रक्रम भी क्योंकि एक जीवित शरीर में हो रहा है तो जैव प्रक्रम है। तो जनन एक जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं। सही बात है। और कौन करता है? जीव ही उत्पन्न करते हैं। यह किसी जाति को निरंतर बनाए रखता है, जो कि लाइन मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो जीवों में जनन 2 प्रकार से होता है। सिंपल डेफिनेशन अपन ने समझी।
इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन बनाई जा सकती है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। गॉट इट? हम उसमें जो हमारे अणु क्रोमोसोम्स है उनको इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोसेस का नाम इंक्लूड कर सकते हैं, थोड़ा ऐसे और कर सकते हैं, लेकिन ये लिखोगे दैट्स मोर देन सफिशिएंट। हमारी इस कक्षा में बायोलॉजी लेके आगे आप कंटिन्यू करते हो तो ये चीज़ पढ़ोगे डिटेल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जनन हमें बस ध्यान रखना है, दो तरह का होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन जो है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और रीप्रो को मैं केवल PRO पे छोड़ रहा हूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम इसे समझ रहे हैं, पहले एक मोटा मोटा ओवरव्यू ले रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है अलैंगिक जिसमें एक ही जना बच्चा पैदा कर देता है, सरल भाषा में। और लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें दो जने मिल करके एक बच्चा पैदा करते हैं। ये आपके और मेरे समझने के लिए। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक जना बच्चा पैदा कर देता है इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा इंसान है पृथ्वी पर जो अकेला ही बच्चा पैदा कर देता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसे एक आध अजीब अजीब केसेस सुनाने में आते हैं, लेकिन वो हो सके तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। तो जना से मेरा मतलब है कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई भी जीव हो सकता है वो। तो अलैंगिक जनन की हम पहले परिभाषा देख रहे हैं, इस बोर्ड पे हम इसको समझेंगे। जनन का वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव किसी अन्य जीव से आनुवांशिक सामग्री लिए बिना, अकेला ही है जीव, उसने किसी और जीव से आनुवांशिक सामग्री नहीं ली। अब ये आनुवांशिक सामग्री क्या चीज है तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में लूंगा आगे, बट अभी आप केवल इतना याद रखो, डीएनए। भाई हम क्या हैं? हम हैं बंच ऑफ प्रोटीन्स, मतलब हर जो चीज़ है ना हमारे शरीर में वो प्रोटीन से बनी है, आप ये कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो प्रोटीन से ही कोशिकाएं बनी है, फिर उन कोशिकाओं से ही उत्तक बने हैं, फिर उन उत्तकों से ही अंग बने हैं, फिर उन अंगों से ही तंत्र बने हैं, और उन तंत्रों से ही हमारा एक शरीर बना है। तो हम अल्टीमेटली प्रोटीन्स हैं, और वो प्रोटीन्स के भी अंदर अगर हम जाकर के देखते हैं तो प्रत्येक कोशिकाओं के जो केंद्रक हैं, जो नाभिक हैं, उनके अंदर हमारे पास में डीएनए है। तो आनुवांशिक सामग्री हमारी एक कोशिका में है, कुछ एक में नहीं होती, बाद में बात करेंगे उसकी। हर कोशिका में क्या है हमारे पास में? डीएनए, अभी यहाँ पे याद रखो, और वही है हमारी आनुवांशिक सामग्री। तो उसके योगदान के बिना अकेले ही आनुवांशिक रूप से समान संततियां उत्पन्न करते हैं। कोई एक जीव है वो बिना किसी और जीव से आनुवांशिक सामग्री लिए, भाई इसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, बस प्रकृति से जो खाना वाना खा रहा है वो चल रहा है। अकेला जीव क्या करेगा? अपने जैसी संतति उत्पन्न करेगा बिना किसी और जीव की हेल्प के, खुद के जैसा बच्चे पैदा करेगा। असल में होता क्या है, इस प्रोसेस में अपन देखेंगे कि खुद के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और बहुत सारे बन जाते हैं, एक से बहुत सारे बन जाते हैं। तो इस प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब यहां जैसे जब हम बोलते हैं लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्लियर होता है कि हाँ, इंसानों में क्या होता होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता होगा। या अगर हम गाय बैल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता होगा? लैंगिक जनन होता होगा। मतलब जब तक जो महिला और जो पुरुष है वो साथ में आकर के फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, है ना, भौतिक संबंध नहीं बनाएंगे, तब तक बच्चा पैदा नहीं होगा। सेम केस है गाय और बैल के लिए। लेकिन यहां फिर हमारे दिमाग में क्या थॉट आ जाता है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ अलैंगिक जनन में क्या होगा कि एक ही टूट करके बहुत बना देता है। तो हमें ध्यान होता है कि यार अमीबा में ऐसा ही तो होता है, अमीबा एक टूटता है और उसके दो हिस्से हो जाते हैं। तो वो हाँ, एक कोशिका वाले जो होते हैं ना उनमें अलैंगिक होता होगा, और हम तो बहु कोशिका वाले हैं तो इसलिए हमें लैंगिक होता, बात खत्म। ऐसा नहीं है, समझ रहे मेरी बात? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आपके मन में ये विचार है कि अलैंगिक जनन केवल उन ऑर्गेनिजम्स में या उन जीवों में होता है जो केवल एक कोशिकीय हैं, तो ये विचार गलत है। इसको दिमाग से निकाल के कचरे के डब्बे में डाल दो। अब किस किस में होता है अलैंगिक जनन वो देखो। तो बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया एक अंग्रेजी का शब्द है और बैक्टीरिया प्लूरल होता है, बहुवचन, और इसको हिंदी में अपन बोलते हैं जीवाणु। तो जीवाणुओं में अलैंगिक जनन प्रक्रम द्विखंडन से होता है। जीवाणुओं में अलैंगिक जनन का जो प्रक्रम है ना वो द्विखंडन विधि से होता है। मतलब पहली बात तो ये, जीवाणुओं में ये होता है
अलैंगिक जनन होता है। सही बात है, अकेले टूट टूट के जो है नया बना लेते हैं। इस कमरे में कितने बैक्टीरिया होंगे? हाँ बोले सिंपल 100 करोड़। हाँ बहुत सारे होंगे, आप हंसो मत, हाँ होशियार हो, इतने ही मतलब बहुत ज्यादा होंगे। अपने मुंह में लाखों होते हैं, अपने शरीर में करोड़ों होते हैं। शरीर में और शरीर पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो वो बैक्टीरिया यूजुअली कैसे डिवाइड हो रहे हैं सारे के सारे? द्विखंडन से। द्विखंडन बहुत क्लियर है, देखो क्या लिखा हुआ है, बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, बाई का मतलब होता है दो। तो अगर कोई बैक्टीरिया दो में टूट जाता है, दो में विभाजित होता है, तो उसे बोलते हैं बाइनरी फिजन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये बाइनरी फिजन से होता है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में दूसरा उदाहरण, बहुत से पादप। बहुत से पादप क्या? लगभग सभी पादप, ऐसा लिखा होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं अलैंगिक जनन करने की क्षमता रखते हैं। कैसे? ये भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास में चींटी की एक विशिष्ट जाति है। एक चींटी है जिसकी एक विशिष्ट जाति है, जिसका नाम मेरे को बड़ा अजीब लगता है, माइकोसिप्रस स्मिथी और स्माइथाई, जो बोलना है बोलो, ठीक है। ये एक जाति है, और ये जो जाति है ना, इसके लिए ऐसा सोचा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये अलैंगिक जनन के माध्यम से ही जनन करती है। इंटरेस्टिंग। अब आप सोच के देखो, जिन पादपों की हम बात कर रहे हैं वो पादप बहुकोशिक हैं। एक छोटा सा अगर मैं गुलाब का पौधा आपके सामने ले आऊं, या चलो मैं गुलाब का फूल एक आपके सामने ले आऊं, आप मेरे बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हो आपको देने के लिए, क्योंकि आपके बहुत मार्क्स वगैरह अच्छे आए हैं। वैसे मैं फूल से ज़्यादा देना पूरा गमला पसंद करता हूँ। तो उस एक गुलाब के फूल में कितनी कोशिकाएं होंगी? एक? नॉट एट ऑल, कैसी बातें कर रहे हो, करोड़ों। तो एक पौधा जो है, जो पादप है, वो अलैंगिक जनन कर रहा है, जबकि उसमें लाखों कोशिकाएं हैं। और साथ ही साथ ये जो चींटी है, चींटी में कोई 10, 15, 20 कोशिकाएं नहीं होती, लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती है। तो इसके लिए भी इस खास प्रजाति, इस जाति के लिए सोचा जा रहा है, माना जाता है कि चींटी अलैंगिक जनन करती है। अब ऐसा क्यों? ऐसा हमने कैसे तय कर दिया कि ये चींटी यार लैंगिक नहीं करती होगी? तो इसका आंसर ये है कि दरअसल ये जो खास चींटी, थोड़ा सा पढ़ा है मैंने इसके बारे में, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें क्या है, फीमेल वो क्वीन चींटी होती है, रानी चींटी होती है, और वर्कर चींटियां होती हैं, मजदूर चींटियां। तो यही मिली हैं इनको। शायद मेल जो चींटी है, जो पुरुष चींटे बोलना चाहिए ना, वो इनको शायद मिली नहीं है, आंट्स। तो ऐसा कंक्लूजन है कहीं ना कहीं पर कि हो सकता है कि ये जो है सारी की सारी अलैंगिक जनन करती हैं। आप ज़्यादा ढूंढना चाहो इनके बारे में तो पढ़ सकते हो। मैं तो बस आपके दिमाग से ये कंसेप्ट निकालना चाह रहा हूं कि बहुकोशिकीय जीव भी जो हैं वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन कर सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर जल्दी लिखो, हट रहा हूं यहाँ से, और फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखो, मैं पहले ही बता दूं आपको, इस क्लास में जो है आपको दिमाग खोल करके बैठना है। ये नहीं सोच करके बैठना कि सर डायरेक्ट बता दो कि कितने, कौन सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्या आंसर लिखना है, बस नंबर आ जाएंगे, पास हो जाएंगे, जीवन धन्य हो जाएगा, हमको छुटकारा दिलाओ साइंस से। ऐसा मत सोचो, और पूरा ध्यान यहाँ लाकर बैठो। आपके जीवन में काम आने वाली बातें हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पर है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन को इंग्लिश में अपन कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इससे पहले अलैंगिक तो समझ लिया अपन ने। अब ये क्या है? जनन की वो विधि है जिसमें नई संतति उत्पन्न करने के लिए दो जीवों की भागीदारी होती है। दो जीव जब तक साथ में नहीं आएंगे, नई संतति, नई संतान, नई ऑफस्प्रिंग, नया बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। ये बात क्लियर करो। मतलब यहां पर क्या कर रहे हैं, दो जीव, उनके जो आनुवांशिकी को आगे बढ़ाने के लिए जो उनके पास में क्रोमोसोम है, अंदर उनके पास में जो जेनेटिक मटेरियल है, सामग्री है, वो शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो नया बच्चा बनता है। अब इसके एग्जाम्पल्स की तो क्या ही बात करें, अपन हैं ही, बहुत सारे पादप हैं जिनको अपन देखेंगे भी इस चैप्टर में। पक्षी ले लो, इतने सारे, गाय बैल ले लो, तो ये सारे जो हैं किस तरह से कर रहे हैं जनन, लैंगिक जनन। अब आप ये मत सोचना कि केवल वही जो जीव हमें आंखों से दिख रहे हैं वही लैंगिक जनन करते होंगे। ऐसे भी जीव हैं बहुत छोटे छोटे जो हमें सीधा आंख से नहीं दिख रहे हो, लेकिन वो लैंगिक जनन कर रहे हो, ये भी संभव है। मतलब जरूरत पड़ी और जैसे भी समय आया तो अपन उसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई। लेकिन अब भी आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर ठीक है, फिर भी एक क्वेश्चन है कि हाँ ठीक है, मतलब मान लिया हमारे अंदर लैंगिक हो रहा है,
और बैक्टीरिया में अलैंगिक हो रहा है, लेकिन फिर भी कैसे? यही तो चैप्टर का नाम है कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो जो चैप्टर में है उससे पहले हमें एक छोटी सी बात समझनी है, जो हमें किताब में ये लिख करके कहा गया है, 9वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हो, तो आपको पता होगा इसका मतलब। तो मुझे क्योंकि पता है कि आपको पता नहीं है, तो इसलिए मैं आपको पता देने के लिए पता बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ ध्यान से समझो, थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। कि नई कोशिकाएं बनती कैसी है? नया जीव बनने का मतलब क्या है? नई कोशिकाएं बनना। जैसे कि हमारे शरीर में एक अगर 70 किलो का व्यक्ति है, मेरे जैसा हट्टा कट्टा, तो उसके शरीर में देर आर अबाउट 67.2 ट्रिलियन, 67.2 ट्रिलियन, ट्रिलियन बोले तो 10 की घात 12, इतनी कोशिकाएं हैं एक शरीर में। तो नई कोशिका कैसे बन रही? किसी ने आपको यूं चांटा मारा यूं, तो उसमें यहाँ कोशिका मर गई, तो नई कोशिका कैसे आ रही है? फिर रोज पता नहीं कितनी कोशिकाएं आ रही हैं, और शायद ऐसा कहते हैं कि 6-7 साल में तो सारे शरीर की कोशिकाएं एक बार नई बन जाती है, पुरानी खत्म हो के नई बन जाती है। तो नई कोशिका आ कैसे रही है? या अगर नया जीव अगर पैदा हो भी रहा है, तो वो भी तो नई कोशिकाओं का ही बना हुआ है ना, नई कोशिकाओं से उत्तक, उत्तक से अंग, और फिर वो पूरा शरीर। सही बात है। तो कुल मिला के हमारा क्वेश्चन ये है कि नई कोशिका कैसे बन रही है। तो अगर ये समझ में आ गया तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि नया जीव कैसे बन रहा है। तो नई कोशिका बनने के 2 तरीके होते हैं। पहली बात तो ये, चलो 2 तरीकों से पहले एक चीज, कि कोशिकाओं को बनाने की जो प्रक्रिया है ना, नई कोशिकाओं को बनाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। और ये जो कोशिका विभाजन है, ये 2 तरह से होता है, और ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। एक का नाम होता है समसूत्री विभाजन और एक का होता है अर्धसूत्री विभाजन, या इसको अगर हम अंग्रेजी में कहें तो माइटोसिस और मियोसिस। तो पहले हम बात कर रहे हैं समसूत्री विभाजन की। सम से ही हमें समझ में आ जाता है कि समान होगा यार कुछ तो। यहाँ पे हिंदी वालों के लिए बहुत बड़ा फायदा है, नाम से समझ में आ जाता है। तो जैसे समझो, मान लो कि मैं कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म ले रहा हूं, जैसे आपको पता है चींटी, या जो वो ऐसे बड़ा क्या बोलते हैं उसको, मकोड़ा ना। मकोड़ा मतलब कॉकरोच नहीं, मकोड़ा काला वाला। वैसे अगर आप देखोगे ना, उसमें कितने शरीर में क्रोमोसोम्स हैं, कितने जोड़े हैं क्रोमोसोम्स के, या गुणसूत्रों के कितने जोड़े हैं, तो 1 या 2 जोड़े वाले होते हैं वो। तो मान लो हम ऐसे किसी मकोड़े के शरीर की बात कर रहे हैं और उसके शरीर की किसी एक कोशिका की बात कर रहे हैं, तो उसकी एक कोशिका में आपको पता है सब कुछ होगा। कोशिका द्रव्य होगा, गोल्जी अपरेटस होगा, है ना, या उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। जो भी कोशिका में है वो सब कुछ है उसके पास में। उसके अलावा एक केंद्रक है उसके पास में, उस कोशिका के पास में। उस केंद्रक के अंदर हमारे पास में क्या है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बोले तो गुणसूत्र। मतलब मैं क्या कह रहा हूं आपको, मान लो ये कोई कोशिका ली अपन ने एक मकोड़े की, उस मकोड़े की कोशिका के अंदर एक केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर हमारे पास में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, या जिसको हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र। तो गुणसूत्र आपने देखा होगा इस तरह से बना रखे होते हैं। तो मान लो मैंने ऐसे 4 बना दिए, तो अब उसके शरीर में मान लो कोई चोट वोट लगी, जैसे हमारे साथ भी तो होता है कि कहीं गिरे, हाथ पैर तोड़वाया अपन ने, गाड़ी वाड़ी से गिरे कहीं से भी, तो फिर वो कोशिकाएं थोड़े टाइम में क्या होता है, जैसे हाथ पे नया पैच बन जाता है, तो नई चमड़ी आ जाती है। तो नई कोशिकाएं आ रही है ना। या हम बड़े भी तो हो रहे हैं ना, बचपन से जब छोटे से इतने से पैदा हुए थे, अभी इतने बड़े हो गए, तो नई कोशिकाएं बनी, तभी तो ये हुआ ना, वृद्धि हुई, ग्रोथ हुई। तो ये वाला जो माइटोसिस का प्रोसेस है ना, ये हम लोग किस लिए यूज करते हैं? ज्यादा वृद्धि के लिए हम लोग करते हैं, पादप करते हैं इसको यूज। खासकर किसके लिए करते हैं? वृद्धि के लिए। बेसिक इसमें क्या होता है मेथड में, इस विभाजन में, कि क्या होगा, ये कहलाएगी मातृ कोशिका या मदर सेल। मातृ बोले तो मदर, और कोशिका तो सेल है ही, आपको पता ही है। तो मातृ कोशिका डिवाइड हो जाएगी, ज्यादा से 2 में डिवाइड हो जाएगी, ऐसा मान लेते हैं अभी अपन। तो उसको उस वक्त तो फिर हम द्विखंडन बोल ही रहे हैं, खैर। तो 2 में जब डिवाइड होगी ना, तो ये कुछ इस तरह से डिवाइड होगी कि मान लो थोड़ा छोटा हो जाएगा सब कुछ, लेकिन दोनों में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो समान रहेगी। इसका कहने का क्या मतलब है कि यहां भी 4 रहेंगे गुणसूत्र, यहां भी 4 क्रोमोसोम्स रहेंगे। और ये अब जो दोनों कोशिकाएं हमें प्राप्त हुई है, इनको हम लोग बोलते हैं संतति कोशिका। अब आप समझो, ये तो गायब हो गई,
ये दोनों नहीं बन गई। यही तो हो रहा है बैक्टीरिया में, हमारे जो ग्रोथ के लिए जो कोशिकाएं बन रही है उनमें यही तो हो रहा है। क्लियर हुई ये बात? लेकिन हम इससे पैदा नहीं हो रहे, इस मेथड से हम पैदा नहीं हो सकते। और हाँ, ये मत सोचना कि एक ही कोशिका हो रही है उन शरीर में, या हमें भी कहीं चोट वोट लग रही है तो ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं हैं। वो बहुत सारी कोशिकाएं 1 से 2 होती हैं, 2 से 4 होती हैं, 4 से 8 होती हैं, 8 से 16 हो जाएंगी, और 16 से 32, और ऐसे फिर चलता रहेगा। खाएंगी पिएंगी फिर डिवाइड, खाएंगी पिएंगी फिर डिवाइड। समझ में आई बात? लेकिन हम इससे पैदा नहीं हो रहे, ये हमारे शरीर में नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी हम बाद में देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन की। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या देखने को मिल रहा है अपने को कि मान लो ये वापस से हमने ऐसी कोई कोशिका कंसिडर की है, और इसमें भी हमने मान लो 4 ही गुणसूत्र बनाए। तो जैसे हमारे अगर शरीर में देखें तो गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो 23 होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। वो भी हमें अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है? तो यहाँ क्या होगा, 2 स्टेजेस होती हैं। इसको भी फिर हम वही बोलेंगे, मदर सेल बोलेंगे इस चीज को। और पहली स्टेज में क्या होगा, ये डिवाइड होगी और इससे 2 कोशिकाएं बनेंगी, और उन 2 कोशिकाओं में हम लोग नोटिस करेंगे कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो, इस केस में भी यूं मान लो कि 2 इधर आ गए हमारे पास में, 2 इधर, ये डिवाइड। और अब क्या होगा, ये एक पहला फेज कहलाता है, और फिर उसके बाद में ये ना फिर जाके 2 और टुकड़ों में दोनों जो हैं डिवाइड हो जाएंगी। और यहां पे तो यहां पर नोटिस करेंगे कि अब जो है ना, ये आधा आधा मटेरियल इसमें बचा है, और ये आधा मटेरियल इन द सेंस अगर 2 हैं तो ये 2, मतलब कोई भी जो अणुसूत्र है ना, गुणसूत्र जो है वो हमारे पास में पूरा नहीं बचा। ये केमिस्ट्री बीच में आ रही है, अणुसूत्र बोल रहा हूं। मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये एक क्रोमोसोम का जोड़ा था ना, तो ये अलग हो गया। तो ये अलग अलग है यहाँ पे, ये एक इसका अलग है, ये एक इसका अलग है। बाकी कोई भी अगर आप उदाहरण यूजुअली देखोगे ना, तो आपको ये उदाहरण देखने को मिलता है कि एक ही बना रखा होता है उन्होंने जोड़ा, फिर एक जोड़े से उन्होंने 2 करके समझा रखे होते हैं, फिर इस तरह से 2 से 2 और फिर 4 करके। खैर छोड़ो, तो इसका यूज कहाँ होता है और ये कैसे हो रहा है यार, इसको डिटेल में पढ़ें क्या? तो देखो, डिटेल में पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, पढ़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी आप क्या समझो कि ये हो कहाँ रहा है। ऐसा सेल का करेंगे क्या जिसमें आधा ही माल पानी है, जिसमें पूरा माल पानी नहीं है, जिसमें डीएनए नहीं। और आपको मैं पहले फिर बता दूं, यहाँ पे डीएनए ही हम हैं, या हम ही डीएनए। मतलब हमारे डीएनए के कारण ही मेरी नाक यहाँ है, आंखें यहाँ है, बाल यहाँ है। ये 9th चैप्टर में अपने को डिटेल से पढ़ना है, इसके अगले वाले चैप्टर में तो वहां डिटेल में बात करेंगे। अभी नहीं जाते उस डिटेल में, अभी बस आप ये सुन लो कि ये जो कोशिकाएं हैं ना, ये जो कोशिकाएं हैं, ये दरअसल हमारे शरीर में कहाँ पर होती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जो स्पर्म सेल होता है ना, स्पर्म सेल कैसा होता है, ऐसा बनाया भी है अपन ने पहले भी। और दूसरा, जैसे मान लो मादा में जो एग सेल है, मान लो ऐसे बनाते हैं अपन, थोड़ा बड़ा सेल है, तो एग सेल को हिंदी में हम लोग अंड कोशिका, या जो ये स्पर्म सेल है हिंदी में हमारे ये है वीर्य, इसको हम लोग कहते हैं। और किताब में भी जो टर्म होगी वो भी देखेंगे अभी अपन। तो ये दरअसल यही है आधे आधे मटेरियल वाले। तभी तो मेरे दोस्त, जब ये स्पर्म सेल और ये एग सेल मिलते हैं, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो आप और हम बनते हैं। आई बात समझ में? तो ये है वो प्रोसेस जिसको हम, जो बड़े ही क्लिष्ट कॉम्प्लेक्स जीव हैं हमारे दैनिक जीवन में तो मतलब हम पैदा होने से पहले ये प्रक्रिया होती है, ये समझ लो, ठीक है? तो अभी इसको लिखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।